हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश प्लाटून कमांडर पीएसी की ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, प्लाटून कमांडर की ट्रेनिंग कैसे होती है, कहां पर इसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है और क्या क्या शेड्यूल रहता है, कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद सैलरी कितनी मिलती है, जो हर एक छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरी पुरानी वीडियो थी यूपीएसआई की ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाली वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती जो होती है, आधारभूत प्रशिक्षण, उसका जो प्रशिक्षण स्थल है दोस्तों, वो एकमात्र जगह पर इसका प्रशिक्षण किया जाता है, वो है आर्म्ड पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर। APTC बोला जाता है इसे, ए फॉर आर्म्ड, और PTC पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। यहाँ पर जो है PAC का प्रशिक्षण कराया जाता है। ये एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर PAC प्लाटून कमांडर का जो है प्रशिक्षण कराया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं प्रशिक्षण का कार्यक्रम कैसा रहता है, प्रशिक्षण में क्या क्या होता है। तो देखिए, आधारभूत प्रशिक्षण की बात करें तो 12 महीने का जो है आधारभूत प्रशिक्षण रहता है, यानी इस समय उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद 1 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण होता है, जिसके लिए उन्हें 16 दिन वाहिनी के मुख्यालय पर रहना होता है और बाकी 14 दिन व्यवस्थापन पर रहना होता है। अब जान लेते हैं ट्रेनिंग में होता क्या क्या है। तो देखिए, चलिए आगे इसमें दिया हुआ है कि जो सामान्य निर्देश हैं ट्रेनिंग के, इसमें आपको यहाँ पर ट्रेनिंग पर बुलाया जाता है। पहले दिन आप जब जाते हैं तो वहाँ आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, हाइट वगैरह सारी चीज़ें चेक होती हैं, क्योंकि सारी वहाँ ये चेक किया जाता है कहीं आप वो कैंडिडेट नहीं हैं शायद कि जो भर्ती हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई की जाती हैं, आपकी हाइट से, आपके फ़ोटो से, आपके डॉक्यूमेंट से, सारी चीज़ें चेक करके वहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप वहाँ पर आपके लिए फिर आवास आवंटित होते हैं। आवास किस तरह के रहते हैं, तो आवास वहाँ पर एक आवास होता है, ज़्यादातर बैरक आपको मिलती हैं, और बैरक में जो है 25 या 30 जो है कैडेट को एक साथ रखा जाता है, जिसमें सारी व्यवस्था होती है। एक आपके लिए रहने के लिए जैसे LED बल्ब, ट्यूब पर लाइट, पंखे, तख़्त, और आपके लिए रैक वगैरह सारी चीज़ें बनी होती हैं। और इसके बाद जो है आपके भोजन की पर्याप्त अच्छी व्यवस्था होती है, जहाँ पर आपको मेस का एडवांस खुद से देना होता है, क्योंकि मेस जो होती है वो सरकारी नहीं होती, उसमें प्राइवेट एम्प्लॉय रहते हैं। उसमें होता क्या है, जितने भी कैंडिडेट आप सभी रहते हैं और एक बैरक के अंदर जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी का खाना एक जगह बनेगा। तो होगा क्या, जितने लोगों का खाना बनेगा, जितना खर्चा आएगा, वो एक कैंडिडेट हर महीने सिलेक्ट होता है। आप लोग इलेक्शन के जरिए या जैसे भी प्रक्रिया के जरिए वो चुना जाता है, और फिर उसके बाद पूरे महीने का जितना भी खर्चा आता है उसका वो बाकी सभी स्टूडेंट में जो भी कैडेट वगैरह होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब जो भी डाइट आपकी पर मंथ की लगभग बन के आती है, 3000 के समथिंग पर मंथ आपका खाने का लगभग खर्चा रहता है, जो कि आपको खुद से पे करना होता है। साथ ही साथ आपको विभिन्न सेवाओं के लिए कटौती होती है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का हिसाब से चलता है। जैसे कि तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको खुद से करनी होती हैं, वहाँ पर आपको इसके लिए पैसा देना होता है, और पैसा जो है जितने भी होते हैं उसके हिसाब से पर कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें आपको डेली का एक दिवसा अधिकारी बनाए जाते हैं, जो भी आपके बाह्य कक्षा के प्रशिक्षक होते हैं, PTI ITI वगैरह होते हैं, वो लोगों को दिवसा अधिकारी यानी डे ऑफिसर बनाया जाता है। उनका काम होता है कि वो भोजन के समय पर व्यवस्था वगैरह को चेक करते हैं, और जितनी भी उस दिन की समस्याएं होती हैं वो लोग इसको सॉल्व करते हैं। यानी उस दिन कोई भी किसी कैंडिडेट को कोई भी समस्या है तो वो अपने डे ऑफिसर से जाके मिल सकता है। उसके बाद पुस्तकालय वाचनालय की व्यवस्था रहती है, जहाँ पर आप अपने बैठ के अध्ययन कर सकते हैं, और जो भी विभागीय ज्ञान की संबंधित जितनी पुस्तकें होती हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। मनोरंजन का पर्याप्त साधन होता है। बैरक जो होती है उसमें टेलीविज़न लगा होता है, जहाँ खाने की व्यवस्था होती है मेस में, वहाँ पर टेबल के सामने आपको टेलीविज़न वगैरह मिल जाता है। वहाँ पर इंडोर गेम्स वगैरह और कैरम बोर्ड और चेस आदि की भी व्यवस्था रहती है। समाचार पत्र को भी व्यवस्था रहती है, जिससे आप वहाँ पर समाचार पत्र को पढ़ सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक सूचना पट होता है, जहाँ पर बैरक के निकट ही होता है, और जिसमें सारी जितनी भी नोटिस वगैरह होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं। साथ ही साथ प्रशिक्षुओं का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है, जिसमें समय समय पर जो भी हमारे मेजर जो होते हैं वहाँ का बाह्य कक्षा के या जो भी दिशा निर्देश आते हैं वो सारे उस व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे आते रहते हैं। ठीक है।
और फिर उसके बाद सुझाव और शिकायत पत्र पेटिका होती है, जिसमें छात्र जो है अपने छात्रावास से संबंधित या तरह तरह की जितनी भी शिकायतें होती हैं उनके लिए वहाँ पर पेटिका में डाल सकता है। और इस पेटिका में जो है दिन प्रतिदिन जो है राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं वहाँ के जो देखरेख करते हैं, आपकी जैसे चाहे तो सीओ हो या एसएसपी कमांडेंट हो, ये सारे लोग वहाँ पर इस शिकायतों का निराकरण करते हैं। इसमें साथ ही साथ आपका मासिक सम्मेलन रहता है, जिसमें प्रशिक्षुओं से उनके संबंध उनसे वार्ता की जाती है और उसमें उनसे सुझाव और कुछ शिकायतें वगैरह मांगी जाती हैं या उनसे पूछी जाती हैं कि उनको कोई समस्या तो नहीं है। साथ ही साथ अगर परिधान की बात करें तो परिधान वही रहता है कि जो आपके वेशभूषा है, आपको पीटी के समय यानी पीटी की जब एक्सरसाइज वगैरह होती है तो आपको सफ़ेद वाइट लोअर और आपको जो है वाइट टी शर्ट पहननी होती है। विंटर्स में आपको खाकी जो एक स्वेटर जर्सी होती है, उसे अंगोला बोलते हैं, वो पहननी होती है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर काली पैंट, काली बेल्ट, काले मोजे और काले जूते का धारण करना होता है, ठीक है। इसके बाद खेलकूद की बात करें तो खेलकूद में आप वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, तैराकी, कुछ भी आप खेल सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद आपको चिकित्सकीय सुविधा की मिलती है वहाँ पर, जो आपका पीटीसी है, एपीटीसी, वहाँ पर एक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त रहते हैं और वहाँ पर एक चिकित्सालय होता है, जो छोटी जो बीमारी होती है बुखार वगैरह से संबंधित, वहाँ पर उनका इलाज आपका कराया जाता है। साथ ही साथ अवकाश की मैं बात करूं तो पूरे वर्ष में यानी 12 महीने में आपको 12 दिन का अवकाश दिया जाता है। कैजुअल लीव होती है, आकस्मिक अवकाश होता है, जो आपको मिल जाता है अगर आप कहीं जाना चाहते हैं किसी कार्य से, तो ट्रेनिंग पर आपको 12 दिन का अवकाश दिया जाता है, जिसके लिए आपको आवेदन करना होता है मॉर्निंग में। और वो आप एप्लीकेशन आपकी जो आपके अधिकारी होते हैं, जो उच्च अधिकारी, वो इस पर निर्णय लेते हैं कि आपको छुट्टी देनी है, नहीं देनी है, कितने दिन की छुट्टी देनी है, कब देनी है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आपकी छुट्टी अप्रूव होती है तो आपको वहाँ से रवानगी कर दी जाती है। तो आपको 12 दिन की आकस्मिक अवकाश मिलता है। साथ ही साथ आप बिना बताए कभी भी जो है अनुपस्थित नहीं रहेंगे। अगर अनुपस्थित रहेंगे तो आप पर जो है कार्रवाई की जाएगी और आपको प्रशिक्षण से वापस किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर बिना किसी कारण के आप 45 दिन से अधिक अनुपस्थित रहे, जैसे कि कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, कहीं रेफर कर दिया जाता है, तो उन केस में आपको जो है आपकी ट्रेनिंग जो है बढ़ा दी जाती है। 3 महीने आपकी ट्रेनिंग बढ़ा दी जाती है और जो है बढ़ा के आपको 3 महीने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी होती है, जिसमें होता है क्या है, आपके ही बैच के जो कैंडिडेट जो 12 महीने में ट्रेनिंग करके चले जाते हैं वो फील्ड में आपसे सीनियर हो जाते हैं और आपकी जो नियुक्ति है वो 3 महीने के बाद होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नुकसान होता है अगर आप अधिक छुट्टी करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा आप ट्रेनिंग पर कम से कम छुट्टी करें और ट्रेनिंग को एंजॉय करें, ठीक है। साथ ही साथ इसमें महिला प्रशिक्षुओं के द्वारा हम यहाँ पर बताया गया है कि ट्रेनिंग के दौरान कोई भी महिला प्रशिक्षु अगर गर्भधारण करती है तो उसको तत्काल प्रशिक्षण क्षेत्र से वापस कर दिया जाएगा और उनकी प्रसूति की तिथि के 1 वर्ष बाद जो है आगामी प्रशिक्षण में उनको शामिल किया जाएगा। यदि महिला का प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 1 वर्ष के अंदर वो प्रसव हुआ है तो उसको प्रशिक्षण में शामिल होने से पूर्व जो है अपने जनपद के जो सीएमओ होते हैं उनसे रिटन में लिखवा के देना होगा। अगर कोई राज्य से बाहर की कोई महिला है तो उसको उस सेंटर वाले जहाँ जिस ज़िले में जो सेंटर है उस ज़िले के यानी सीतापुर में है तो उसके लिए वहाँ से प्रमाण पत्र लाना होता है। तो वैसे महिला के लिए मैं आपको बता दूं पीएससी में महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पर ये निर्देश कुछ खास नहीं है। इसके बाद श्रमदान की बात करें तो श्रमदान में सेम वही रहता है, आपको शुक्रवार के दिन और बृहस्पतिवार और रविवार की सुबह को आपसे श्रमदान कराया जाता है, जिसमें आपको परेड ग्राउंड, क्वार्टर गार्ड होता है, बैरक होती है, एरिया होता है, गार्डन की साफ़ सफाई रख रखाव की व्यवस्था करनी होती है। इसमें आपको जो है वहाँ पर साफ़ सफाई और पेड़ पौधे लगाना, ये सारा काम आपका श्रमदान के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ आपके पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपकी प्रशिक्षण समाप्त होता है तो आंतरिक और बाह्य कक्षाओं में जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट होते हैं, कैडेट होते हैं, जो सबसे अच्छे नंबर लाते हैं हर एक पेपर में, उनको पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही साथ एक ऐसा कैंडिडेट होता है जो ऑल ओवर टॉप करता है, यानी इंडोर यानी जो बाह्य कक्षा होती हैं और अंतः कक्षा दोनों कक्षाओं में पास करता है, उसको ओवरऑल पुरस्कृत किया जाता है। और कमांडर प्रथम और द्वितीय को भी पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। इन्होंने और
यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हुई हैं। साथ ही साथ पर्यवेक्षण की बात करें तो यहाँ पर प्रभारी एक जो पीटीसी होती है आपकी, वो प्रभारी उसका एक पीटीसी का प्रभारी होता है, जिसके देख रेख में ये सारा जो आपकी ट्रेनिंग है वो होती है। वो एक राजपत्रित अधिकारी रहता है। वो आपकी टोलियों में बांट देता है, और टोलियों या मतलब उसको एक क्लास कह सकते हैं, ठीक है। टोलियाँ मतलब 30 समथिंग आपकी एक टोली में कैंडिडेट रखे जाते हैं, और 30-30 का एक क्लास बना दिया जाता है, जिनका काम ये होता रहता है कि पूरी ट्रेनिंग के दौरान सारे काम वो 30 जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी टोली होगी, वो एक साथ करेगी। अगर खाना खाने जाना होगा तो 30 एक साथ जाएंगे, क्लास में जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। यानी जो भी काम होगा उनकी खुद की पहचान, उनका खुद का एक तरह से कह सकते हैं उनका हाउस नंबर होता है, टोली नंबर, ठीक है। तो ये रहता है। साथ ही साथ उनके एक टीचर हेड नियुक्त कर दिए जाते हैं हर एक टोली के, कि ये इनकी देख रेख में इनकी टोली रहेगी, और ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। अब जान लेते हैं कि प्रशिक्षण में कितने कितने कालांश होते हैं। कालांश मतलब कितने आपके दिन जो है आपका ट्रेनिंग कैसे चलती है। तो प्रशिक्षण की अवधि की बात करें तो 365 दिन पूरा 12 महीने का प्रशिक्षण होता है, जिसमें रविवार और के अवकाश की संख्या 88 दिन रहती है। तो देखिए रविवार जो है आपके 52 होते हैं, साथ ही साथ सेकंड सैटरडे की भी यहाँ पर ऑफ रहता है। तो कुल मिला के 88 जो है दिन ऑफ रहते हैं। जीरो वीक में 3 दिन रहता है। यानी जीरो वीक में होता है क्या, जिस दिन आप जाते हैं तो उससे 3 दिन प्रारंभ में आपको वहाँ पर सिर्फ कोई ट्रेनिंग नहीं कराई जाती। उन 3 दिनों में आपको वार्म अप टाइप से थोड़ी एक्सरसाइज कराई जाती है, और आपकी सावधान विश्राम, और आपको जो ट्रेनिंग के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं उनसे अवगत कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है, परीक्षा और दीक्षांत समारोह के लिए 26 दिन बाकी रखे जाते हैं। यानी लास्ट के जो 26 दिन होते हैं उसमें आपकी प्रशिक्षण जो परेड होती है, दीक्षांत परेड, उसकी तैयारी कराई जाती है। प्रशिक्षण के लिए कुल 248 दिन आपके लिए मिलते हैं, जिनमें कि कालांश प्रतिदिन की बात करें, यानी प्रतिदिन जो पीरियड लगते हैं वो अंतः कक्षाओं के 5 लगते हैं, बाह्य कक्षाओं के 6 लगते हैं। यानी अंतः कक्षाओं में होता है आपका जो पढ़ाई होती है आपकी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की, और जो बाह्य कक्षा में आपका फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह होती है, ये सारी। तो 6 क्लास इसकी लगती हैं और 5 इसकी। ओवरऑल 11 क्लास पर डे के हिसाब से आपकी लगती हैं। 248 दिन आपका चलता है। हर एक कालांश, हर एक पीरियड 40 मिनट का होता है। ओवरऑल अगर बात करें तो 2728 कालांश रहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ट्रेनिंग के एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, ट्रेनिंग पर कौन सा एग्ज़ाम होता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किस तरह से पूरा एग्ज़ाम का ट्रेनिंग का शेड्यूल रहता है। तो अंतःकक्षीय कक्षाएँ होती हैं, जिनमें कि 943 कालांश होते हैं। संवेदी मॉड्यूल की बात करें तो 297 कालांश रहते हैं। कुल कालांश 1240 हैं, और इनके अंक रखे गए हैं 1150। अब इसके बाद बाह्य कक्षाओं की बात करें, यानी जो पीटी वगैरह होती है, इसमें 1488 जो आपके कालांश हैं, 750 नंबर की ये परीक्षा रहती है। ओवरऑल कुल संस्था प्रमुख का जो आकलन है वो 100 नंबर का रहता है। ओवरऑल आपका 2728 कालांश, यानी 2000 नंबर की पूरी परीक्षा होती है। इसके बाद आपकी अंतःकक्षीय और मध्यावधि और अंतिम परीक्षा के अंकों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से होता है। तो देखिए आपकी क्या है, मध्य अवधि का जो पेपर होता है वो 550 अंकों का होता है। अंतिम परीक्षा जो होती है वो 600 अंकों की होती है। इस तरह से आपके पूरे जो टोटल बनता है वो इस हिसाब से आपके पेपर होते हैं, और जो हाफ ईयरली में आता है वो एनुअल में आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। अब देख लेते हैं अंतःकक्षीय, यानी जो पढ़ाई वाला सेक्शन है, जिसमें आपको याद करना होता है रिटन। तो उनमें क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं। तो पहला आपका रहता है विधि प्रथम, यानी जिसमें आपकी आईपीसी रहती है, सीआरपीसी रहती है, और साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट रहता है। इसमें कुल आपके हाफ ईयरली में 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, फिर फाइनल में 75 का होता है, और ओवरऑल आपके जो है संपूर्ण 150 अंक का हो जाता है। दूसरा होता है विधि विधि द्वितीय, यानी विविध अधिनियम बोलते हैं इसे, माइनर एक्ट, या बहुत सारे जो जितने भी एक्ट होते हैं, जैसे SC/ST एक्ट है, और आपका मोटर व्हीकल एक्ट है, IT एक्ट है। तो जितने भी तरह तरह के अधिनियम होते हैं वो इसमें आते हैं, पूछे जाते हैं, और कुल 150 अंक का ये भी रहता है। इसके बाद तीसरा पेपर है भारतीय संविधान, मानवाधिकार, पुलिस संगठन तथा जन आंदोलन। ये भी आपका 150 अंकों का रहता है। और उसके बाद अगला है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन ये भी आपका 150 नंबर का रहता है। फिर यातायात प्रबंधन, रेडियो संचारण, प्राथमिक चिकित्सा, ये भी 150 नंबर का रहता है। इसके बाद सामान्य प्रबंधन, पुलिस व्यवहार, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, ये भी 150 नंबर का रहता है।
इसके बाद सशस्त्र पुलिस एवं पीएसी की कार्य एवं कार्यालय परिचय, ये भी 100 अंकों का रहता है। कंप्यूटर एवं मोबाइल ऐप्स की जानकारी आपको 150 अंकों की, यानी ओवरऑल आपका 1150 अंकों का पूरा पेपर होता है, जिसमें हाफ ईयरली में आपका 550 का और एनुअल में 600 का। तो इस तरह से आपका पूरा ट्रेनिंग जो होती है उसके दौरान अंतःकक्षीय जो एग्ज़ाम होते हैं उनका पूरा आप स्कोर देख सकते हैं। अब इसमें बाह्य कक्षों की बात करें तो बाह्य में आपके जो है 8 पेपर होते हैं। पदाति प्रशिक्षण यानी आपकी ड्रिल वगैरह होती है, पैरों से जो भी सिखाई जाती है। उसके बाद सशस्त्र प्रशिक्षण होता है आपका, शस्त्र का सॉरी, और उसके बाद शस्त्र की फायरिंग वगैरह है उसका पूरा एक पेपर रहता है। यातायात प्रबंधन का एक पेपर रहता है। उसके बाद भीड़ नियंत्रण ड्रिल रहती है आपकी, जो क्राउड को आप कंट्रोल करते हैं। इसके बाद शारीरिक परीक्षण या दक्षता, यानी आपका वो पीईटी का टेस्ट होता है, वही आपकी दक्षता चेक की जाती है, पीटी वगैरह पीईटी वगैरह। फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स का एक पूरा पेपर होता है, और हॉर्स राइडिंग का प्रशिक्षण का भी आपका पूरा एक पेपर होता है। उसके बाद आपका मोटर वाहन प्रशिक्षण का एक पेपर होता है। फिर आर्मरी वर्क में आपका जो भी शस्त्र से संबंधित वो वर्क है वो भी आता है। उसके बाद स्विमिंग का एक पूरा पेपर होता है, और श्रमदान रखरखाव का भी आपका यहाँ पर इसका कोई जो है नंबर नहीं होता। तो ठीक है, इस तरह से आपका पूरा रखा गया है, और 750 अंकों का ये पूरा सेक्शन आपका रहता है। तो ये आउटडोर यानी बाह्य कक्षाओं का सिलेबस था। अब जान लेते हैं कुछ सेंसिटाइज जो आपके संवेदीकरण मॉड्यूल हैं, यानी इनमें आपकी विजिट कराई जाती है। क्योंकि विजिट से होता है क्या है कि आप पुलिस विभाग में आ चुके हैं तो आपको पुलिस की हर एक शाखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको विभिन्न शाखाओं में लेकर जाया जाता है, और वहाँ पर आपको विभिन्न शाखाओं में घुमाकर उनके बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे कि आपको पीएसी के मुख्यालय में ले जाया जाता है, फिर 100 नंबर डायल में भ्रमण कराया जाता है, 1090 में भ्रमण कराया जाता है, एसटीएफ का भ्रमण कराया जाता है, मुख्यालय एटीएस का भ्रमण कराया जाता है। उसके बाद एसडीआरएफ बटालियन का भ्रमण कराया जाता है, पुलिस मुख्यालय का भ्रमण, जल पुलिस व्यवस्था का भ्रमण, एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था, लखनऊ मेट्रो व्यवस्था, सीआरपीएफ केंद्र का भ्रमण, एसपीडीएम कार्यालय का भ्रमण, अभियोजन कार्यालय का भ्रमण, जिला नियंत्रण कक्ष का भ्रमण, और पुलिस लाइन्स यातायात का भ्रमण। तो इस तरह के जो आपके भ्रमण रहते हैं वो कराए जाते हैं। जीआरपी का भ्रमण कराया जाता है, थाने का भ्रमण कराया जाता है, न्यायालय का भ्रमण किया जाता है, जेल का भ्रमण। उसके बाद आपका चिकित्सालय सब विच्छेदन का भ्रमण, वृद्धाश्रम, महिला संरक्षण, बाल किशोर संग्रह गृह का भ्रमण, स्थानीय अधिसूचना इकाई लखनऊ मुख्यालय का भ्रमण, जेंडर संवेदनीकरण और स्वास्थ्य का पोषण, ये सारी। उसके साथ साथ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, ज्ञानरूपी सुरक्षा बनारसी, इन सभी जगह पर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, वहाँ पर आपका भ्रमण कराया जाता है, और कमांडो स्किल वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए रहती हैं क्योंकि आपको जब आप पुलिस विभाग में आए तो पुलिस की बहुत सारी विंग्स हैं, तरह तरह के काम होते हैं। उन सभी कार्यों को जानने के लिए आपको प्रशिक्षण के दौरान इन जगहों पर ले जाया जाता है। अब जान लेते हैं व्यवहारिक प्रशिक्षण के बारे में, क्योंकि पूरी जो ट्रेनिंग होती है वो 12 महीने की होती है। उसके बाद 1 माह का जो है आपका व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है। इसके दौरान आपकी नियुक्ति वाहिनी में की जाती है, और वाहिनियों में जो है प्रशिक्षु व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्लाटून कमांडर पद का दायित्व संभालने हेतु उपयुक्त पाए जाते हैं। यानी वहाँ पर आपका 1 महीने के बाद आपका साक्षात्कार होता है, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट देके आपको स्थायित्व कर दिया जाता है, और उस वाहिनी में आपको प्लाटून कमांडर एज अ प्लाटून कमांडर नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये रहता है, इसके बारे में अधिक जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। उसके बाद प्रशिक्षण के दौरान शांति व्यवस्था की ड्यूटी, तो जितना भी प्रशिक्षण चल रहा होता है उस दौरान जो है तरह समय समय पर डीजी जो ट्रेनिंग होते हैं उनके द्वारा आदेश आते हैं, और उसमें आपको विभिन्न प्रकार की ड्यूटी पर भेजा जाता है, जिसमें कानून व्यवस्था की ड्यूटी होती है, तरह तरह की लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ में आपको भेजा जाता है। इसके बाद आपके अनुशासन संबंधी कुछ निर्देश हैं जो आपको ट्रेनिंग पर रहते हुए आपको फॉलो करने होते हैं, जिनमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ अनुशासन रखना होता है, समयबद्धता रहती है, नियमों का पालन करना होता है, अपना व्यवहार जो है शिष्टाचार मर्यादा सत्यनिष्ठा का विकास करना होता है। साथ ही साथ अपने भोजन मनोरंजन कक्षा छात्रावास आदि में तेज़ ध्वनि में म्यूजिक नहीं बजा सकते, धूम्रपान का नहीं कर सकते, मदिरापान नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतया वर्जित है, और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र व्यवहार के उचित माध्यम से ही सारी चीज़ों को अवगत करा सकते हैं। और क्लास में जब आपको जाना होता है तो समय से पूर्व अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं।
उसके बाद आप बहुमूल्य आभूषण नहीं पहन सकते, ना ही अपने बैरक में कहीं रख सकते हैं। बाह्य जो प्रशिक्षण होता है फील्ड का, उसमें आपको कोई भी अन्य आभूषण, घड़ी वगैरह पहननी नहीं होती। साथ ही साथ आपको जो है अपने अंतः प्रशिक्षण के दौरान यदि परीक्षार्थी को अंतः प्रशिक्षण भवन से बाहर जाने की कोई भी आवश्यकता होती है तो वो अपने संस्था प्रमुख से अनुमति लेकर ही बाहर जा सकता है, अन्यथा उस पर विभागीय जो आपकी प्रशिक्षण पीटीसी मैनुअल के हिसाब से आप पर कार्यवाही की जा सकती है और आपको 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सा ट्रेनिंग की दिनचर्या के बारे में। तो देखिए, ट्रेनिंग की दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। इसमें होता क्या है, आपको सुबह 4 बजे उठना होता है। 4 बजे उठ के आपको जो है सुबह ही आपको 6 बजे ग्राउंड में खड़ा होना होता है। तो 6 बजे जाने के लिए आपको 5:30 बजे ट्रेनिंग अपने बैरक से निकलना होता है। और वहाँ पर होता ही क्या है, आपको पूरी टोली के साथ जाना होता है। तो एक भी कैंडिडेट आगे पीछे नहीं जा सकता। अगर 30 कैंडिडेट एक साथ जाएंगे तो इसमें क्या रहता है, आपको 30 के साथ जाना है तो जाहिर सी बात है सारे लोग एक साथ उठेंगे। तो 4 बजे अगर आप उठेंगे तो 4 बजे में कभी कभी क्या होता है, अब कितने भी कैंडिडेट हों, अगर मान लिया आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 40 कैंडिडेट हैं तो 40 आपके लिए शौचालय की व्यवस्था कर दी जाएगी, वॉशरूम और ये सब। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, वेटिंग करना पड़ता है, लाइन भी लगती है। तो इन सब की चीज़ों के बाद आपको जो है, जितना कुछ लोग ये करते हैं 3:30 पे उठ जाते हैं, तो वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो आप 4 बजे या जिस हिसाब से उठ के आपको नहाना है, नहाने के बाद तैयार वार होके आपको 5:30 बजे अपने ग्राउंड के लिए निकल जाना है। वहाँ पर आपके लिए कोई नहीं रुकेगा। 5:30 अगर फिक्स टाइम कर लेते हैं, सभी लोग डिसाइड कर लिया जाता है कि इतने बजे हम निकलेंगे, और उस हिसाब से जितने बजे निकलते हैं सबको एक साथ निकलना होता है, क्योंकि टोली जो है एक साथ जाती है। 30 के 30 कैंडिडेट एक साथ जाते हैं। अगर एक भी कम रहता है तो रास्ते में जो अधिकारी होते हैं, डे ऑफिसर वगैरह होते हैं, वो चेक करते हैं, और अगर उसमें कमी पाई जाती है, कोई भी कैंडिडेट अनुपस्थित होता है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। शारीरिक पनिशमेंट हो सकता है या फिर रिटर्न में कोई भी पनिशमेंट मिल सकता है। तो इस तरह से रहता है। आपको 6 बजे हर हाल में वहाँ खड़ा होना होता है, तभी वहाँ के जो आपके परेड के मेजर होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, आपकी काउंटिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद आपकी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और उस समय आपको वहाँ पर पहले आपके 3 पीरियड लगते हैं मॉर्निंग में। 3 पीरियड में आपके 40-40 मिनट के 3 पीरियड रहते हैं, जिसमें कि आपकी एक पीरियड में आपकी पीटी होती है। उसके बाद 2 पीटी में 2 पीरियड जो बचते हैं आपको आईटी रहती है। पीटी में क्या होता है, आपको पीटी की ड्रेस पहन के जानी होती है। अगर फर्स्ट पीरियड में आपका पीटी है तो आपको पीटी की ड्रेस पहन के जानी है। उसके बाद आपको अपने बैग में अपनी आईटी की ड्रेस यानी आपकी सूती वर्दी वगैरह जो होती है वो लेके जानी होती है, और वहीं पर ग्राउंड में चेंज करनी होती है। चेंज करने के बाद लास्ट के जो 2 पीरियड बचते हैं उनमें आपको आईटी करनी होती है। ऐसे ही कोई कैंडिडेट अगर हो सकता है किसी की शुरू की 2 आईटी रहती हैं तो उसको चेंज करके पीटी बनना बनता है तीसरे वाले पीरियड में। तो इस तरह से चेंज करने होते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ से वापस आते हैं और भागते भागते आने के बाद, पसीना सुखाने के बाद, थोड़ा रेस्ट के बाद, जैसे ही आप आप नहा के सुबह गए ही होते हैं, उसके बाद कुछ लोग डबल भी नहाते हैं। तो ये सारी चीज़ रहती है। उसके बाद तुरंत खाना खा के आपको जो है सुबह ही 10 बजे से आपका क्लास स्टार्ट होता है। तो आपको 9:30 बजे अपने बैरक से फिर से निकलना होता है, और 9:30 पे निकलने के बाद आपका जो है 2 बजे तक लगभग क्लास चलता है। और 2 बजे के बाद फिर से आप अपने घर अपने बैरक आते हैं आधे घंटे तक। और बैरक में आने के बाद, क्योंकि आपका ट्रेनिंग जो क्लास होते हैं वो बहुत दूर होते हैं पीटीसी में, और वो समथिंग आपके कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट आपको पहुंचने में पैदल लगता है। कम से कम 2-3 किलोमीटर समथिंग ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको जाना होता है। उसके बाद आप अपने बैरक्स में आते हैं। बैरक में आने के बाद आपको आराम करने के, कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद आपको फिर से 4 बजे फिर से ग्राउंड में खड़ा होना होता है। 3:30 बजे आप निकल जाते हैं। तो इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। फिर उधर आप जब 6 बजे के समथिंग वापस आते हैं, फिर खाना खाते हैं। उसके बाद फिर आपको रात्रि गणना के लिए बुलाया जाता है। रात्रि गणना में होता क्या है, आपको सबको बुला के आपकी काउंटिंग की जाती है, और आपको फ्री कर दिया जाता है कि आप अब जाकर अपने बैरक में जाके आराम से सो सकते हैं। तो जो भी लोग अपने घर पे किसी से कॉल पे बात करते हैं, तो थोड़ी बहुत देर कॉल पे बात करने के बाद आराम से रात में थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बाद सो जाते हैं। तो ये आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल रहता है। लगभग 24 आवर्स आपके एक एक मिनट बहुत ही कीमती रहता है। इस दौरान आपको मल्टीपल कार्य एक साथ करने पड़ते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप काम भी कर रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, आपको सारे काम खुद से करने होते हैं। चाहे तो वहाँ पर दर्जी धोबी भी होते हैं, आप चाहो तो उनसे करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये रहती हैं जो आपको ट्रेनिंग पर करनी होती हैं।
चलिए अब जान लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम होता कैसा है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें 50% हर एक पेपर में लाके आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर 50% किसी पेपर में आपके नहीं आते तो आपको जो है फेल कर दिया जाएगा और उसके वजह फिर आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जो लोग प्रशिक्षित होकर 12 महीने की ट्रेनिंग करके चले जाएंगे, लेकिन आपको 3 महीने और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और आपकी जो ट्रेनिंग के नंबर होते हैं, ट्रेनिंग के वो नंबर आपकी जो है आगे प्रमोशन में भी काम आते हैं। तो इस तरह से आपको ये अच्छे से नंबर इसमें बनाने हैं। और इसमें जो एक्स्ट्रा नंबर होते हैं, 100 नंबर का जो इंटरव्यू फाइनल में आपका रहता है, उसमें कुछ नंबर होते हैं जो आपको नेतृत्व क्षमता के 10 नंबर मिलते हैं, खेल कूद के आपको 10 नंबर दिए जाते हैं, सांस्कृतिक अभिरुचि के 10 नंबर होते हैं। और अगर आप किसी क्लास के मॉनिटर वगैरह कभी रहे हैं तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। टोली कमांडर अगर कभी बने हैं या मैच के प्रबंधक बनाए गए हैं तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण और साक्षात परीक्षण जो है 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो इस तरह से आपको कुछ अंक दिए जाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न तरह की अगर आपकी किसी तरह की गलतियां पाई जाती हैं तो उसमें आपके नंबर भी घटते हैं। जैसे अनुशासनहीनता की दृष्टि से आपको 30 अंकों तक 30 अंक आपके काटे जाते हैं। वो भी ये इंटरव्यू में से काटे जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपके 50% नहीं आएंगे तो वहाँ पर भी आपको फेल मान लिया जाता है। विलम्ब से आगमन करते हैं इस तरह से, या सिक वगैरह रेस्ट या अस्पताल कहीं चले जाते हैं तो आधा नंबर पर डे के हिसाब से आपका कटता है, जो कि 23 अंक आपके कट सकते हैं। गंभीर अनुशासनहीनता करेंगे तो 20 नंबर। आदेश कक्ष या ओआर में आपको दंड मिले तो 5 अंक मिलते हैं, और डिफॉल्टर या चेतावनी मिलती है तो 3 अंक आपके काटे जाते हैं। अब जान लेते हैं अंतः कक्षियों को। अंतः प्रशिक्षण, तो अंतः प्रशिक्षण में आपने देखा कि आपका पहला पेपर होता है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का। दूसरा होता है विविध एक्ट का, जो भी विविध अधिनियम होते हैं। तीसरे में भारतीय संविधान, मानवाधिकार, पुलिस संगठन और जन आंदोलन, नक्सलवाद, आतंकवाद। और चौथा पेपर आपका पुलिस रेगुलेशन का होता है, गार्ड स्काउट नियम और पुलिस ऑफिस मैनुअल होता है। इसके बाद आपका चौथा पेपर जो आपकी पुलिस श्रेणी की पुलिस अधिकारियों की दंड अपील नियमावली होती है, और पुलिस भत्ते वगैरह, वीआईपी ड्यूटी वगैरह, इनके सारे बारे में जाना जाता है चौथे पेपर में। पांचवा पेपर आपका जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट का रहता है, और रेडियो संचार व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में रहता है। छठा आपका पुलिस के व्यवहार और आपदा प्रबंधन के बारे में रहता है। सशस्त्र पुलिस और पीएसी के कार्य और कार्यालय कहाँ कहाँ है उसकी जानकारी के लिए 7वां पेपर होता है। कंप्यूटर मोबाइल ऐप्स की जानकारी के लिए 8वां पेपर रहता है। अब जान लेते हैं आउटडोर ट्रेनिंग के सिलेबस के बारे में। आउटडोर ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए आउटडोर ट्रेनिंग में आपका पहला जो पेपर होता है वो पदाति प्रशिक्षण होता है। इसमें आपकी तरह तरह की चीज़ें, जैसे कि बिना शस्त्र के आपकी ड्रिल होती है, शस्त्र के साथ आपकी ड्रिल होती है, और 1 मिनट ड्रिल होती है। 1 मिनट ड्रिल में क्या होता है, हर एक काम जितने भी होते हैं वो आपको 1 मिनट के अंदर करने होते हैं। जैसे चाहे आपके जूते पहनना हो, चाहे आपकी वर्दी पहनना हो, चाहे आपको कोई भी बहुत सारे काम होते हैं जो आपसे करवाए जाते हैं, जो आपको 1 मिनट के अंदर करने होते हैं। गार्ड माउंटिंग होता है। गार्ड माउंटिंग सम्मान गार्ड और हर्ष फायर, शोक कवायद, ये सब होते हैं। ये एक तरह की ड्रिल होती हैं, और ये समय समय पर विभिन्न जो आयोजन होते हैं उनके दौरान की जाती हैं। ईओडी शस्त्र के सहित की जाती है। और प्लाटून कंपनी की ड्रिल होती है, सोर्स ड्रिल होती है, कैन ड्रिल होती है, रैथिक ड्रिल होती है, बिगुल कॉल्स होती हैं। ये सारी आपको ड्रिल सिखाई जाती हैं। और इसमें शस्त्र प्रशिक्षण होता है, जिसमें आपका एसएलआर का प्रशिक्षण रहता है, 7.62 असॉल्ट राइफल, 5mm इंसास की, इन सभी का प्रशिक्षण रहता है। जीएफ राइफल का, स्मॉल आर्म्स थ्योरी का, कार्बाइन का, पिस्टल में ग्लॉक और ब्राउनिंग की बात होती है। रिवॉल्वर, मोर्टार, एक्सप्लोजिव का ज्ञान आपके इंटरएक्टिव आर्म्स से ट्रेनिंग सिमुलेटर की फायरिंग का अभ्यास कराया जाता है। रेंज प्रबंधन, रेंज एवं बट ड्यूटी की जानकारी, पीएमएफ और 1 मिनट ड्रिल की यहाँ पर आपको शस्त्र प्रशिक्षण कराया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पिस्टल होता है, 9mm जो है ब्राउनिंग पिस्टल है। और ये है रिवॉल्वर, 0.38 रिवॉल्वर बोला जाता है, इसका हमें प्रशिक्षण कराया जाता है। उसके बाद 5.56 इंसास राइफल है, इसका प्रशिक्षण कराया जाता है। इनको खोलना, बांधना, इनसे फायरिंग करना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। 7.62 एसएलआर है, और इसका प्रशिक्षण कराया जाता है। 9mm कार्बाइन मशीन है, इसका प्रशिक्षण कराया जाता है। और LMG 7.62 का भी प्रशिक्षण आपको दिया जाता है। साथ ही साथ आपको ग्रेनेड की जो है पूरा जानकारी दी जाती है, और इसको थ्रो करके आपको इसकी भी ट्रेनिंग कराई जाती है। अगला होता है फायरिंग। तो फायरिंग में जो भी शस्त्र आपको सिखाए जाते हैं उनकी फायरिंग कराई जाती है।
उसके बाद आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, इसमें आपको ड्राइवर के संकेत हैं, ट्रैफिक संकेत हैं और सारे जितने भी ड्राइविंग से संबंधित, ट्रैफिक से संबंधित जानकारी है वो आपको दी जाती है। भीड़ नियंत्रण ड्रिल होती है, यानी क्राउड को कैसे आप कंट्रोल करेंगे उसके संबंधित जो भी आपकी ड्रिल होती है वो आपको सिखाई जाती है, यहाँ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको जो है पीईटी होता है आपका प्रशिक्षण, यानी आपकी दक्षता परीक्षा, यानी जैसे कि आप रनिंग दे के आए थे उसी तरह से यहाँ पर भी तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं जिनको आपको पास करना होता है, जिसमें पीटी की एक्सरसाइज होती है, कमांड लीडरशिप होती है, बीम लगवाए जाते हैं, लुढ़क आगे सामने की ओर लुढ़कते हुए चलना होता है, पीछे को लुढ़कते हुए चलना होता है, रस्सा चलना होता है और 1 मिनट ड्रिल होती है। ये सभी आपकी पीईटी में आती हैं। उसके बाद रस्सा चढ़ने का आपके पास रहता है, प्रथम श्रेणी का रस्सा अगर आप चढ़ते हैं तो इसमें आपको रहता है कि दोनों हाथों से 2 रस्सों को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ना होता है। दूसरी श्रेणी में आपको एक ही रस्से पर चढ़ना होता है बिना पैरों के सहारे, और तीसरे में आपको पैर और हाथों के सहारे ऊपर चढ़ना होता है। ऐसी महिलाओं के लिए रहता है और ये अंकों का विवरण यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है। 1 मिनट ड्रिल में आपका क्या रहता है, दौड़ लगवाई जाती है 5 मीटर की, 5 स्टैटिक लॉन्ग जंप लगाई जाती है, 5 मिनट का स्प्रिंट दौड़ कराई जाती है, 10 दंड लगवाते हैं, 5 मीटर की स्प्रिंट करके वापस आना होता है। ये सारी आपकी 1 मिनट के अंदर करवाई जाती है, ठीक है। बाकी आपका यूएसी होता है, यूएसी में सेल्फ डिफेंस वगैरह होते हैं, लॉक्स एंड होल्डर्स की जानकारी बताई जाती है। योगासन में आपको योगासन यानी योगा वगैरह कराया जाता है। उसके बाद आपका रहता है यहाँ पर ऑब्स्टिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे आपके ये सारी डिटेल में दिया हुआ है कि कितने समय में किसको पार करना होता है। पीई की जानकारी करें तो पीई में आपके ऊपर सारी दक्षता परीक्षा होती है, बैटल फिजिकल एंडोरेंस होता है, दौड़ 100 मीटर की, 400 मीटर की दौड़ होती है, क्रिकेट बॉल थ्रो होता है, दंड और रस्सी कूद आपको लगाना होता है। ये डिटेल में आप देख सकते हैं। पीई अगर पुरुषों की बात करें तो 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, जिसमें विभिन्न आपको समय होते हैं। जैसे अगर आप 12 मिनट में लाते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 13 मिनट में आते हैं तो 9 नंबर, 14 मिनट में आते हैं तो 8 अंक और 15 मिनट में आते हैं तो 6 अंक। तो ये मिनिमम रहता है, यानी मिनिमम आपको 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ना ही होता है। इस तरह से 10 किलोमीटर की भी रनिंग रहती है, आपको कंट्री दौड़ बोलते हैं, और ये आपको 55 मिनट से लेकर 70 मिनट के बीच में क्वालिफाई करनी होती है। चिनअप्स रहते हैं 8 से 5 लगाने होते हैं, घुटने मोड़ का सिटअप 40 से 32, और आपको 5 मीटर की शटल रहती है 13 से 16। इसी के आधार पर आपको इनका नंबर दिए जाते हैं। महिलाओं के लिए भी आप ये देख सकते हैं, पूरी इसमें रनिंग वगैरह का स्टेटस दिया हुआ है। फिजिकल बैटल एंडोरेंस की बात करें तो इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसमें 34 से लेकर 30 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं, जिसमें आपको नंबर दिए जाते हैं। हाईएस्ट जो है 10 नंबर और कम से कम 6 नंबर। 60 मीटर की तीव्र दौड़ होती है, जिसमें 10 से 12 सेकंड में आपको लाना होता है, 5 से 3 अंक आपको दिए जाते हैं। 9x9 का 1 मीटर 9 मीटर गड्ढा होता है, उसको आपको स्पष्टली पार करना होता है, जिसमें 5 नंबर मिलते हैं। समांतर रस्सा होता है, 2 पोल के बीच में एक रस्सा टंगा होता है, उसको लटकते हुए बंदर की तरह आपको मंकी रोप पे चलना होता है। लंबवत रस्सा होता है, एक रस्सा होता है, उसको स्विंग करते हुए आपको गड्ढे को पार करके जाना होता है। ये भी आपको पार करना जरूरी है, इसलिए 5 अंक इसके रखे जाते हैं। महिलाओं के लिए भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 100 मीटर की दौड़ होती है, इसमें पूरा अंकों का विवरण दिया हुआ है विभिन्न समय के स्लैब के हिसाब से। 400 मीटर में भी समय के स्लैब के हिसाब से आपको अंकों का विवरण दिया हुआ है। क्रिकेट बॉल थ्रो होता है, जिसमें 70 मीटर अगर आप थ्रो करते हैं तो 10 अंकों का रहता है, जिसमें कम से कम 3 मीटर का अगर थ्रो करते हैं तो 3 अंक आपको मिलते हैं 35 मीटर पे। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। दंड और पुरुषों की बात करें तो ये भी आपका यही रहता है कि अगर सबसे ज़्यादा 1 मिनट में 30 दंड मारते हैं तो 10 अंक मिलेंगे, 1 मिनट में अगर 10 दंड मारते हैं तो 4 अंक मिलेंगे। इसके बाद आपका फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स का पेपर होता है, जिसमें आपको फील्ड क्राफ्ट्स की जंगल ट्रेनिंग वगैरह, अर्बन एरिया टैक्टिक्स, कमांडो ट्रेनिंग, और आपकी नक्सलवाद, आतंकवाद, सैंड मॉड्यूल्स और रूट मार्च वगैरह की ट्रेनिंग कराई जाती है। फील्ड क्राफ्ट में आपको ये सारी चीज़ें हैं, जैसे भूमि के प्रकार कितने होते हैं, आड़ प्रकार कितने होते हैं, देखभाल का तरीका कितने तरह का होता है, किस तरह से सेक्शन, प्लाटून, चांस काउंटर, ये सारी चीज़ें। जैसे आपने देखा नक्सली एरिया होते हैं, वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जगह जगह पे आपको कैंप बनाने होते हैं, घात लगाना होता है, कॉम्बिंग करनी होती है, आड़ से फायरिंग करनी होती है, और दिन रात में आपको दुश्मन को नबोचना होता है, स्काउट ब्रीफिंग। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ये नक्सली एरिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अर्बन एरिया टैक्टिक्स में क्या होता है, जैसे किसी में आपको इंटरवेंशन, शस्त्र की पोजीशन लेना, बंधक को मुक्त, हॉस्टेज रेस्क्यू वगैरह होते हैं, और जैसे शहर में उनको सबको आपको ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ कमांडो ट्रेनिंग होती है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होता है, बैटल फिजिकल एंडोरेंस बीपीटी होता है, कम्बैट फायरिंग होती है, और एक्सप्लोजिव हैंडलिंग सिखाई जाती है।
आतंकवाद नक्सलवाद उन्मूलन काउंटर इमरजेंसी, यानी इसमें वही सारी नक्सलियों से संबंधित जानकारी होती है। सैंड मॉडल ब्रीफिंग मैपिंग, मतलब मैपिंग वगैरह के बारे में जानकारी आपको दी जाती है। उसके बाद रूट मार्च करवाया जाता है, जिसमें 5 किलोमीटर आपको क्या है लंबे रूट पे ले जाते हैं, पैदल आपको 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर इस तरह से 5 8 10 12 15 20 किलोमीटर तक आपको चलना होता है पैदल। अश्वारोहण में आपको वही हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, घोड़े के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है, घोड़ा क्या खाता है क्या पहनता है, कैसे क्या चीज़ें उसकी देखभाल रखी जाती है, सब जानकारी दी जाती है। मोटरसाइकिल के बारे में आपको सारी जानकारी, आपको मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग कराई जाती है कि मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं, उसको रिवर्स स्विंग और ये सब चीज़ें जानकारी आपको ट्रेनिंग में मिलती है। इसके बाद आपका जो होता है आर्मरी वर्क, इसमें आपको विभिन्न शस्त्रों को खोलना बंद करना, उनको जोड़ना, उनकी सफाई करना, ये सारी जानकारी इस पेपर के अंतर्गत दी जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि सैलरी अंडर ट्रेनिंग क्या मिलती है। तो देखिए सैलरी की बात करें तो अभी तक जो मिलता था वो स्टाइपेंड 3500 रुपये दिया जाता था, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले जो भी बैच होगा उसको अब पूरी ट्रेनिंग पूरी आपको सैलरी मिले। पूरी सैलरी मेरे इन द सेंस आपको बेसिक सैलरी 35,400 रुपये प्लस डीए के साथ आपको आने वाले समय में जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी, जो भी बैच ट्रेनिंग करने जाएगा तो उसको इतना मिले, क्योंकि अभी तक जो है 3500 रुपये मिलता आया था वही अभी तक मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे हाई कोर्ट में केसेस हुए हैं, और जिसके हिसाब से शायद आने वाले ट्रेनिंग के दौरान आपको फुल सैलरी भी दी जाए। अब जान लेते हैं व्यवहारिक प्रशिक्षण। तो व्यवहारिक प्रशिक्षण मैंने आपको बताया था 1 माह का प्रशिक्षण होता है, जिसमें आपको 1 माह का प्रशिक्षण पुलिस वाहिनी मुख्यालय में 16 दिन आपको रहना होता है, व्यवस्थापन पर आपको 14 दिन रहना होता है। जीरो परेड 1 दिवस में करनी होती है, दूसरे दिवस में कंपनी कार्यालय, तीसरे में कंपनी स्टोर, चौथे फिर कंपनी भोजनालय, कंपनी शस्त्रागार के कार्य, और फिर ये सूबेदार सैन्य सहायक के कार्य, फिर शिविर शाखा की जानकारी, वाहिनी शस्त्रागार, प्रधान लिपिक के कार्य, अंकित शाखा, परिवहन शाखा, इन सबको 1-1 दिन की आपकी ड्यूटी लगाकर आपको चीज़ें सीखने के लिए मौका दिया जाता है, जिससे कि आप सारी जानकारी ले लें। जनपद और पुलिस थानों में भी 7 दिन आपको बिताने होते हैं। आपको व्यवस्थापन संबंधी डिटैचमेंट परीक्षण दिया जाता है, 2 दिन का आपको हवलदार अधिकारी वगैरह बना के रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षित हो जाएं और सारी चीज़ें पुलिस से संबंधित जान पाएँ। चलिए अब देख लेते हैं सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग। आफ्टर ट्रेनिंग आपकी सैलरी क्या रहती है? तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों के दिमाग में कि पीएसी के प्लाटून कमांडर को सैलरी कितनी दी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैलरी जो है 35,400 रुपये आपका बेसिक जितनी भी रहती है, प्लस डीए डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता मिलता है। उसके बाद कुछ और भत्ते होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस है, वॉशिंग अलाउंस है और फूड अलाउंस है। इसी तरह के और भी छोटे मोटे अलाउंस हैं जो आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी समथिंग 50,000 के समथिंग सैलरी हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें थी जो छोटी मोटी, वो सारी कुछ आपको इसमें बताई हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और जितनी भी मैंने जानकारी दी है, अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी कोई जानकारी है जो आप हमसे चाहते हैं तो नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे सोशल हैंडल्स पर जुड़ जाइए। इनका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने यूपीएससी की ट्रेनिंग पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।